हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। 2020 का आखिरी महीना दिसंबर और एक अच्छी खबर मिलने की बात कि कोरोना से जंग समाप्त होने की दिशा में शायद पहला कदम। जी हां, दिसंबर का पहला सप्ताह बीता और इसी बीच खबर आई और उसके बाद जो वैक्सीन का चयन है, वितरण का चयन, उसे बनाने की, उसे सक्रिय करने की कवायद तेज हो गई है प्रशासन सरकार स्तर पर। और इसी के तहत जिलाधिकारी ने भी मुआयना किया, जायजा लिया कि किस तरह कोल्ड चैन जो वैक्सीन रखने हेतु है उसका संधारण कैसे किया जाए, किस तरह व्यवस्थित की जाए कि सरकार के दिशा निर्देश का पालन हो। पहले राउंड में जो फ्रंटलाइन वॉलंटियर हैं उन्हें वैक्सीन दिया जाना है। फ्रंटलाइन वॉलंटियर वो हैं जो स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हैं, चाहे वह सरकारी हो गैर सरकारी हो, और ऐसे लोगों को जिनकी जिम्मेवारी है, जिन पर जिम्मेवारी है कोरोना संक्रमितों की रक्षा करना, उन्हें आइसोलेशन तक पहुंचाना, उनकी देखरेख करना, उनको ये पहला कवच वैक्सीन का दिया जाना है, जिसके लिए कवायद शुरू हो गई है। दूसरे टर्म में वैसे वॉलंटियर, चाहे वह सफाई कर्मी हो, पुलिस कर्मी हो, और इसमें अन्य कर्मी जुटेंगे, उनको देना है। तीसरे राउंड में जो बुजुर्ग हैं और बीमार हैं उन्हें देना है, और चौथे राउंड में सामान्य लोगों को देना है। हो सकता है कि सामान्य लोगों को वैक्सीन देने की जरूरत न पड़े। पहले राउंड में जो अनुमान है कि 30 से 40 करोड़ लोगों तक वैक्सीन होने के बाद इसकी समीक्षा होगी। बहरहाल नए साल की आहट और वैक्सीन आने की सुगबुगाहट, ये अच्छी खबर है। कोरोना काल में 2020 अगर हम बात करें तो 8 और 9 महीना बीता है एक कैद के रूप में। लगातार सहमे हुए लोग, कोरोना ने कोहराम मचाया। पूरे विश्व में 15 लाख लोगों की जान जा चुकी है इस कोरोना से। भारत की बात करें तो आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच गया है। बिहार की बात करें तो मृतकों की संख्या 1200 के पार है। दरभंगा की बात करें तो मृतकों की संख्या 55 हो जा रही है। ऐसी परिस्थिति में कोरोना का कहर आप समझ सकते हैं। 5 महीने में दरभंगा में कोरोना से 55 लोग जान गंवा चुके हैं। पहली मौत 6 जून को हुई थी। ऐसी परिस्थिति में वैक्सीन आने की आहट, कहा जाता है किसी व्यक्ति के लिए कि सुनी जो उनके आने की आहट, गरीब खाना सजाया हमने, तो शायद अगर ये वस्तु की बात करें तो इतनी बेसब्री से इंतजारी अगर जिंदगी में किसी चीज की है तो अहमियत, और वो है कोरोना वैक्सीन। 102 वर्ष बाद यह कहर कोहराम आया है स्पेनिश फ्लू के बाद, जिसने जिंदगी को ठहरा दिया था। 1918 में स्पेनिश फ्लू ने सिर्फ भारत में 5 करोड़ लोगों की जान ले ली थी। आप समझ सकते हैं, भारत में अभी 1 लाख लोगों की जान गई है तो कोहराम मचा है। भारत में 5 करोड़ लोगों की जान चली गई थी। 1911 की आबादी और 1921 की आबादी में आप देखें तो इतनी बड़ी गिरावट थी। स्पेनिश फ्लू, वो कहर, वो कोहराम 20 महीने तक उसने तांडव मचाया था। मार्च 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था और उसे जाते जाते 1920 लग गया था। 18-20 महीने का कोहराम था स्पेनिश फ्लू का। उस हिसाब से देखें तो स्वास्थ्य विभाग में क्रांति, स्वास्थ्य जो विभाग है, जो स्वास्थ्य महकमा है, पूरे विश्व में क्रांति, और 1 साल से भी कम समय में वैक्सीन आने की आहट, ये सुखद खबर और उसकी तैयारी हम तक, आप तक। और जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता तब तक मास्क और 2 गज की दूरी ही सबसे बड़ा हथियार। कोरोना से बच के रहने की जरूरत, इसके कहर से बच के रहने की जरूरत, इसे जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता साइड देने की जरूरत। विधानसभा चुनाव समाप्त हो गया। सत्ता में जिन्हें आना था आए, जिन्हें खोना था उन्होंने खो दिया। 1 महीना बीत गया, लेकिन चुनाव के बाद समीक्षा, उठापटक, कहीं खुशी कहीं गम, और इसकी टीस अभी तक। केवटी से राजद
के प्रत्याशी अब्दुल बारी सिद्दीकी की चुनाव में हार हुई लगभग 5,000 मतों से, लेकिन उसके बाद एक ऑडियो बम फूटा जिसने भूचाल ला दिया है। हालांकि सूत्र के अनुसार अब्दुल बारी सिद्दीकी का कहना है कि उन्होंने इसे सुना नहीं, अभी समझा नहीं। अगर ऐसी बात है तो जो संगठन के लोग हैं, जगदानंद सिंह हैं, उस पर संज्ञान लेंगे। मालूम रहे कि एक ऑडियो वायरल हुआ है टिकट मिलने के बाद। आरोप सीधा राजद के जिला अध्यक्ष राम नरेश यादव पर है और अब उनके ही पार्टी के लोग उन पर सवाल उठा रहे हैं। पहले सुनते हैं ऑडियो है क्या। हालांकि बीटीएन न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस पर सियासी बवाल जो है उसे जानने के लिए यह सुनना जरूरी है। हेलो जी, पटने से की? हाँ, पटने से जी। उन्हीं भेले फाइनल के अभी रुकले है? फाइनल वो सिद्दीकिया अपने चाहे लॉरी चल हमरा कह दिलक ऐसा किछो ओकरा बोला। ओ आई सर, एक साल से हमरा कहने चला। अहाँ के चर्चा तो पूरा छेबे छले नहीं, तो अहाँ के चर्चे हो छले। एक साल से हमरा कहने चला भी किछो। अब कोई मुसलमान का क्षेत्र है, तुम कैसे लड़ोगे साला। सब दिन से यहाँ पार्टी के पकड़ के रखलिए। अब कह कोनो कारी सोए ओकरो चर्चा हो छले। पूरा चलो राजकिशोर सब ओकरा चढ़ावे जा अपने लड़िए। ओ सिद्दीकी के ने तो जी चढ़ल के ना टिकट नहीं दीजिए। नहीं गेल छल 4-5 दिन बिहार रहल पटना। आए 4-5 दिन पटना रहल, गेल छल, आयल रात में आलो शायद। हाँ हाँ जी। अकले कारी ककर कोई कारी सोए ककर कोई ओकरा नहीं होते ना। आ फिर अलीनगर से जो लड़ चले सिद्दीकी, अलीनगर से बेटा के साथ लड़ा रहा है। वो बेटा के लड़ जी। पागले ये वंशवाद धीरे धीरे भाजपा में खत्म मिल जाए। वहाँ से अपने लड़ लेते हैं, यहाँ से तो हम सब वही चले जाए, आगे मिलवे करते। हरावे के ये सब आदमी मिशन लगाओ जो पीछे जना जो कहते हम तो थोड़ी पीछे हटबे। हरावे के तो हारते, हरावे के तो हारबे करते हैं। यहाँ कहते हम तो थोड़ी पीछे हटबे। मुसलमान के केवाला तो हमरा सब के काम नहीं है। अब हुआ टूटिए जाते केवाला, हमरा सब के काम लास्टे है। कोई हिंदू के बेटा जा बनते ना, टूटिए जाते केवाला भी। हालांकि इस ऑडियो पर जिला अध्यक्ष राजद राम नरेश यादव सीधे तौर पर खंडन करते हैं। कहते हैं वे कानूनी सलाह ले रहे हैं, उन्हें बदनाम करने की साजिश है। अब्दुल बारी सिद्दीकी उनके लिए आदरणीय है और एक साजिश के तहत ऐसा किया गया है। उनका कहना है कि यह मेरी आवाज़ नहीं है, यह डिजिटल युग है और ऐसे में उन्हें फंसाने के लिए यह षड्यंत्र रचा गया है। मेरी कोई इसमें आवाज़ ही नहीं है, मेरे द्वारा कहीं बातचीत नहीं की गई है। इस तरह की भाषा में बोल नहीं सकता हूँ। ये टोटल फर्जी भी ऑडियो बनाया गया है, विरोधियों के द्वारा फर्जी ऑडियो बनाया गया है। तो क्या लग रहा है कि आप इसको लेके कोर्ट में जाएंगे? हम ले रहे हैं, हम अधिवक्ता से परामर्श ले रहे हैं जिसमें क्या न्याय संगत हमारे साथ न्याय संगत कार्रवाई इसमें हो सकती है। हम अधिवक्ता से राय मशविरा करके हम इस पर आगे करेंगे, क्योंकि ये मेरे चरित्र हनन की बात है और लोगों को गुमराह किया जा रहा है मेरे खिलाफ, इसलिए हम इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। और इसमें किससे बात हो रही है, किन लोगों से बात हो रही है, इसका न कोई अता है न पता है, सीधे वीडियो वायरल है। और हालांकि इस मुद्दे पर उन्हीं के पार्टी के लोगों ने मोर्चा खोल दिया है राम नरेश यादव के विरुद्ध, और यहां तक कि फुजैल अहमद अंसारी ने अपना इस्तीफा तक सौंप दिया। कहा साजिश के तहत अब्दुल बारी सिद्दीकी को हराया गया, अपने लोगों ने हराया। ये वीडियो वायरल होने की बात है। ये पहले तो राम नरेश इसको झुटला रहे थे कि भाई ये वीडियो मेरा है ही नहीं है, एडिट करके बनाया गया है। लेकिन वास्तविकता यही है कि उनके मीडिया प्रभारी, जिला के मीडिया प्रभारी विमलेश यादव जी हैं, उन्होंने इसको 100% सही माना और उन्होंने अपने फेसबुक पर अकाउंट पर भी लगाया
और उतना ही नहीं, उन्होंने सिद्दीकी साहब से भी जो है माफ़ कर देने के लिए राम नरेश को गुजारिश किया, समझा कि नहीं। तो ये बात ख़त्म हो गई कि एक जिला मीडिया प्रभारी जब इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं और लोगों को भी सत्ता से जो है पूरी तरह अवगत हो गए हैं। ये वीडियो ओरिजिनल है और जहाँ तक राम नरेश जी का सवाल है, उन्होंने एडिट करके जो चैलेंज किया है, तो हमने तो कहा, उन्होंने कहा कि जांच कराते हैं और हम लॉयर से जो है विमर्श भी कर रहे हैं और कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। तो हमारा उसमें ये कहना है कि ऑडियो की जांच ही क्यों कराएं? अगर जांच ही कराना है तो फॉरेंसिक जांच करवा दें उस ऑडियो का, ताकि सत्य का पता चल सके। और उसमें जो उन्होंने सिद्दीकी साहब को जो अभद्र व्यवहार भाषा का उनके साथ जो इस्तेमाल किया है और उनके कद छोटा होने का जो बात कही है, वो सरासरी घिनौना बात है और नीचे स्तर की बात है। इस तरह की बात एक जिला अध्यक्ष को, और वो भी उनके साथ जो राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं आरजेडी के, यानी सेकंड मैन है, लालू यादव के बाद अगर कोई है तो राष्ट्रीय प्रधान महासचिव होते हैं, उनके बारे में इस तरह का बात किया। और उसी में उन्होंने जो है मुसलमानों को भी जो है कटघरे पर खड़ा किया। सारे मुसलमानों को कहा कि मुसलमानों का जो है केवाला है, क्योटी को केवाला तोड़वा देना है, ये करना है, वो करना है, मियाँ कर लफ्ज़ इस्तेमाल करके इस तरह से जो है, एक तरह से समझिए कि ये सांप्रदायिकता का भी उनके स्टेटमेंट से जो है माने बू आ रहा है। राजद के अन्य लोग भी काफी खपा है। राजद नेत्री गायत्री यादव भी सीधा आरोप लगाती है राम नरेश यादव पर। अब अपने ही पार्टी के नेताओं से चौतरफा घिर रहे हैं राम नरेश यादव। जांच भले आगे हो, लेकिन आरोप की बौछार राम नरेश यादव पर कि उन्होंने जानबूझकर अब्दुल बारी सिद्दीकी को हराया। जिला में किनका चल रहा है ये जो राम नरेश जी का जो छुपा रुस्तम जो खेल खेल रहे हैं, ये बहुत निंदनीय घटना है। पूरे बिहार में इसकी जांच होनी चाहिए कि जहां जहां भी ऐसा जिला अध्यक्ष है जो कि छुपा रुस्तम काम करता है, इमीडिएट तेजस्वी बाबू और प्रदेश अध्यक्ष महोदय इसको कान पकड़ के यहाँ पार्टी से खदेड़ा जाए कि ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं है। इसके शर्म से डूब मरे कि जिला अध्यक्ष हो के आज जिस तरह तुम एक पार्टी को बदनाम करने का काम किया, आदरणीय संत को बदनाम करने का काम कर रहे हो, ये हमारे पार्टी में रहने लायक नहीं है। हम लोग तो इससे नाम लेना किसे हम लोग शर्मिंदा करते, इतना तक मेरे वोटर सब नाम लेने से क्या उनका वीडियो वायरल हुआ, उसमें क्या आवाज आ रही है? वीडियो वायरल, वो वीडियो वायरल से एकदम सही है, जो उसके मन में था वो उसके मुख पे आया है। हालांकि एक सिरे से खारिज कर रहे हैं अपने ऑडियो होने का राजद जिला अध्यक्ष राम नरेश यादव। और ये ऑडियो वायरल है, इसमें कहीं इसका कोई ट्रेस नहीं है और न इसमें मेरी आवाज़ है। और ये डिजिटल युग है, किसी को भी किसी की आवाज़ में भी कोई बोल करके इस तरह की साजिश कर सकता है। इसलिए हम इसके लिए अपने अधिवक्ता से हम परामर्श करेंगे और जहां तक होगा हम इस पर आगे जरेंगे। और हमारे अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब सम्मानित नेता रहे हैं, हमेशा हमारे मार्गदर्शक रहे हैं। उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं की अगुवाई में हमने अपना सारा राजनीतिक जीवन हम उनके साथ बिताए हैं। हम उनके खिलाफ इस तरह का कभी शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की ई-बाइक 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें।
नमस्कार। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। और बात दरभंगा हवाई अड्डे की। 1 माह लगभग हो चुका है। 8 नवंबर को पहली हवाई जहाज उड़ी थी दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए। दिल्ली तो ठीक ठाक है, लेकिन मुंबई और बेंगलुरु की फ्लाइट लगातार कोहरे के कारण कैंसिल हो रही है और फजीहत हो रही है। ऐसे में सांसद गोपाल जी ठाकुर ने केंद्रीय उड्डयन मंत्री को पत्र लिखकर तकनीकी समस्या को दूर करने की मांग की है। विरोधियों पर निशाना भी साधा का भ्रम न फैलाएं, यह तकनीकी समस्या है। देर से ही सही, आखिरकार 8 नवंबर से दरभंगा वायुसेना केंद्र से विमान सेवा शुरू तो हुई, लेकिन शीत ऋतु आते ही दरभंगा क्या बड़े बड़े एयरपोर्ट पर भी हवाई सेवा तत्काल रद्द कर दी जाती है। उड़ान पर इसका असर दिखता है। विजिबिलिटी कम रहने के कारण यह स्थिति है। हालांकि जो लाइट इत्यादि की समस्या है धीरे धीरे दूर होगी। मालूम हो कि दरभंगा से प्रतिदिन 3 बड़े शहरों दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए उड़ान है। सर्दी के शुरुआती मौसम में विमान के परिचालन पर असर पड़ने के बाद सांसद गोपाल जी ठाकुर सक्रिय हुए और आनंद फानंद में दरभंगा हवाई अड्डा पर परिचालन में हो रही असुविधा पर केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखकर तकनीकी समस्या को तत्काल दूर करने के लिए उन्होंने कहा है कि त्वरित निदान हेतु दृश्यता साधन हाई विजिबिलिटी इंस्ट्रूमेंट लगवाने की कृपा करें और दरभंगा के विद्यापति एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही सुचारू रूप से परिचालित हो, इस संदर्भ में कार्रवाई करें। देखिए, इसका निश्चित रूप से LVI यंत्र जो रक्षा मंत्रालय को NOC देना है, उसके चलते इस मौसम के चलते मौसम को देखते हुए डाइवर्ट किया गया है। लेकिन इसमें हम लोग लगे हुए हैं, सरकार लगी हुई है। निश्चित रूप से बहुत जल्द इसका हम लोग हल निकाल लेंगे। और जो कोई भी इसको भ्रम फैला रहे हैं, जो ये चुनावी स्टैंड था या ये टेम्प्रोरी एयरपोर्ट है, हम कहना चाहेंगे आपके माध्यम से जो ये सब गलत अफवाह न फैलावें। हम लोग लगे हुए हैं। इसका सारा समाधान हमने भारत सरकार के विभागीय मंत्री श्रीमान हरदीप सिंह पुरी जी को पत्र भी लिखा है और अधिकारियों से बात भी की है। बहुत जल्द यहाँ पर समस्याएं हम लोग सॉल्व कर। हवाई अड्डा शुरू होने के बाद चौतरफा खुशी के बीच कहीं लोग इसे तकनीकी समस्या मान रहे हैं तो कई लोग आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। दूर दराज से लोग यहाँ जब हवाई जहाज पकड़ने आते हैं और रद्द होने की सूचना पर परेशान हो उठते हैं तो आक्रोश भी झलकता है। वहीं जब यहाँ न लैंड करके कभी पटना, कभी कोलकाता, कभी बेंगलुरु वापस हवाई जहाज जा रहा है, ऐसे में लोग काफ़ी परेशानी महसूस कर रहे हैं। बम्बई से आए हैं। परेशानी मैंने कुछ नहीं है, ऐसे तो थोड़ा अभी नया एयरपोर्ट बना है उसकी वजह से है और मौसम की वजह से डिले था। डिले 2 घंटा कुछ था, 2 घंटा 5 मिनट होना चाहिए। हम लोग तो चाहेंगे हमारा मिथिला के लिए अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हम लोग खुशी की बात है। पहले पटना से आना पड़ता, अभी दरभंगा इधर नज़दीक हो गया तो अच्छा है, होना चाहिए। जितना जल्दी तो काम बाकी जल्दी हो जाना चाहिए। हम लोग को खुशी है कि बहुत दरभंगा में होके नहीं कोई परेशानी हो। थोड़ा का डिफिकल्ट तो हो रहा था, जो डिले हुआ 10-15 मिनट, तो लगा अच्छा कि तो मौसम की वजह से तो अच्छी अपना मिथिलांचल का गौरव है जो टाइम पे हम पहुंच गए, अच्छी बात है। पहली बार फ्लाइट का अच्छा लग रहा है। पटना और कलकत्ता के बीच में जो उतारा गया उसमें भी आप ये कहना चाहूँगा कि देखो इसका अपना वो मौसम का भी जो प्रॉब्लम है, जो आप हम किसके ऊपर क्लेम करेंगे कि आप ये दरभंगा एयरपोर्ट ने या वो एयरपोर्ट ने ये कर दिया वो कर दिया, ये अपना यहाँ जल्दी से जल्दी वो सुविधा जो ऑपरेटर्स नहीं लगा है वो व्यवस्था होना चाहिए। और यहाँ देखते हैं ट्रैफिक कितना जाम है, एकदम होना नाइट विजन सिस्टम और फॉग का ये तुरंत व्यवस्था होना चाहिए। कोई भी फ्लाइट कैंसिल नहीं हो। कैंसिल हो जाने से लोगों को, जो बाहर वाला आदमी है उसको बड़ा शौक होता है जो होगा कि नहीं होगा, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये होना चाहिए। दरभंगा उतरने वाले को डाइवर्ट करना पड़ रहा था, फ्लाइट कोई डाइवर्ट हाँ कर दिया गया ना, अभी कलकत्ता कर दिया गया, अभी पटना कर। कई मिश्रित प्रतिक्रिया। कुछ लोग इसे तकनीकी समस्या मानते हैं तो कुछ लोग सुधार की मांग करते हैं। बहरहाल खुशी तो है कि दरभंगा हवाई अड्डा पर वे उतरे। हाँ, यातायात व्यवस्था जो लोग उन्हें लाने जा रहे हैं वहाँ कोई इस तरह का पार्किंग नहीं है, तो सड़क किनारे ही लोग
गाड़ियां लगाते हैं और हवाई जहाज से आने वाले हवाई जहाज को देखने के लिए अभी भी चारों ओर से लोग यहां पेड़ तक पर चढ़कर इसका लुत्फ उठाते हैं। एक उत्सुकता, दरभंगा से हवाई जहाज उड़ा 1 महीना भी नहीं बीता है और इस उत्सुकता और इस खुशी में वे जो तकनीकी समस्या है कहीं ना कहीं ओझल हो रही है। हालांकि सांसद गोपाल जी ठाकुर ने हरदीप सिंह पुरी जो नागरिक उड्डयन मंत्री है पत्र लिखकर उम्मीद जताई है कि जल्द ही होगा इसका निदान और ये एयरपोर्ट अपने आप में उत्तर बिहार का हब बनेगा। दरभंगा एयरपोर्ट से जुड़ी अन्य खबरें। 2 दिसंबर को एक यात्री का 5 लाख रुपए का गहना चोरी हो जाने के बाद उक्त यात्री ने दरभंगा एयरपोर्ट से बेंगलोर जा रहे थे और वहां जाकर उसने शिकायत की है और यह मामला सदर थाना को भेजा गया जहां दरभंगा एयरपोर्ट है। यात्री दुर्गेश कुमार पूर्वी चंपारण के रहने वाले हैं। वे 2 दिसंबर को दरभंगा से स्पाइस जेट की फ्लाइट से बेंगलुरु पहुंचे थे। दरभंगा एयरपोर्ट पर बोर्डिंग लेने के पहले उनके सामान की जांच की गई जिसमें जेवर की भी पुष्टि हुई थी। उनके जेवर का सुरक्षित बेंगलुरु पहुंचाने के अधिकारियों ने बात कही थी। इसके बाद उन्होंने आश्वस्त होकर अपना बैग स्कैन कराया और उसे लेकर प्लेन में बैठ गए। बेंगलुरु पहुंच गए। बाद में जब बेंगलुरु अपने घर पहुंचे तो उन्होंने बैग खोला तो जेवर गायब पाया। उन्होंने कहा कि इसके बाद उन्होंने बेंगलुरु के लोकल थाने में शिकायत की। लोकल थाने ने उन्हें बेंगलुरु एयरपोर्ट पर मामला दर्ज कराने को कहा। उसके बाद वे वहां शिकायत दर्ज कराए। दरभंगा एयरपोर्ट पर जब सीसीटीवी फुटेज की जांच हुई तो पाया गया कि स्कैन करने के बाद आगे की प्रक्रिया के लिए उक्त यात्री का सामान जाता है तो वहां सीसीटीवी कैमरा है ही नहीं। दुर्गेश कुमार ने दरभंगा एयरपोर्ट के ग्राउंड स्टाफ पर ही उनके बैग से जेवर चोरी करने का आरोप लगाया है। मैं 2 तारीख को दरभंगा एयरपोर्ट से बेंगलुरु के लिए ट्रैवल कर रहा था। जब मैं दरभंगा एयरपोर्ट में अपनी पत्नी और बच्ची के साथ पहुंचा तो मेरा चेक इन बैग वहां पे स्कैन हुआ। स्कैन में स्पाइस जेट के अधिकारी ने पाया कि उसमें बहुत सारा गोल्ड ज्वेलरी है और उन्होंने मेरे से क्वेश्चन भी किया कि ये गोल्ड ज्वेलरी कैसा है। तो मैंने उनको बताया कि ये ज्वेलरी मेरे वाइफ का है जो कि शादी के हैं। उन्होंने फिर उसको आगे बोला और मेरे को आश्वस्त किया कि ये हमारी अब जिम्मेदारी बनेगी कि जब भी ये सबमिट हो जाएगा, जब आप बोर्डिंग पास लेंगे तो हम इसको सुरक्षित बेंगलुरु पहुंचाएंगे। हमने उन पे विश्वास करके उनको बैग आगे बढ़ाया और उनके एक कर्मचारी ने उस बैग में एक ताला मार रखे थे, छोटे से ताले मार रखे थे। उस ताले के ऊपर एक स्पाइस के कर्मचारी ने एक कागज का रैपर लगा दिया और वो बैग मेरे को दे दिया और मैंने उस बैग को लेकर जाके काउंटर पे डिपॉजिट किया और बोर्डिंग पास लिया। मैं अपने वाइफ के लिए और मेरे बच्चे के लिए बोर्डिंग पास लेकर उस बैग को डिपॉजिट कर दिया। अब उसके बाद वो बैग मैंने अराउंड 2 PM 2 तारीख को डिपॉजिट किया हूँ और मेरी फ्लाइट 3:35 PM को थी दरभंगा से बेंगलुरु के लिए। मैंने जाके फिर चेक इन किया और बैठ गया और जब मेरा अराउंड 6:40 और 7 के बीच पहुंचा तो पाया कि उस बैग के बेल्ट नंबर 3 पे आया वो बैग। उसमें देखा मेरे को कुछ टेम्परिंग दिखा नहीं तो मेरे को कुछ शक हुआ नहीं। हमने बैग जब उस ज्वेलरी के बॉक्स को खोला तो पाया कि उसमें बॉक्सेस है सोने के ज्वेलरी जिसमें हार सेट था, कंगन थे सोने के 4, नथिया और टीका था, वो सब चोरी हो गए थे। फिर हम बहरहाल 1 महीना अभी हुआ भी नहीं है और ऐसे में एयरपोर्ट अथॉरिटी कर्मचारियों पर ये बदनुमा दाग, अगर ऐसा रहा तो लोग सशंकित होंगे। बहरहाल पुलिस का कहना है कि मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। खुल गया सुधा स्वीट्स एंड बेकर्स की नई दुकान
फिसलपट्टी VIP रोड मारुति शोरूम के निकट। सभी प्रकार के रसगुल्ले, मिठाई, केक के साथ ही चटपटी चाट, समोसा और बहुत सस्ते एवं किफायती दामों में हमारा साथ, ग्राहकों का विश्वास। सुधा की नई शाखा जिसमें है कुछ खास। एक बार पधारें, सेवा का मौका दें। प्रोपराइटर विनोद शर्मा। और बात चिकित्सा जगत में अत्याधुनिक इलाज की। सराफ स्पाइन सेंटर ने एक बार फिर घुटने का रिप्लेसमेंट कर मात्र 4 दिनों के अंदर मरीज को स्वस्थ कर दिया, चला दिया और मरीज बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। चिकित्सक सर्जन डॉक्टर अभिषेक सराफ ने बताया कि लोगों में काफ़ी भ्रांतियां हैं कि घुटनों का इलाज नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग भी चाहते हैं कि ज़्यादातर मरीज घुटने के दर्द से पीड़ित को जल्द से जल्द उनको मुक्ति मिले, दवा से ठीक कर हो जाए, लेकिन कई ऐसे केस आते हैं जिसमें घुटनों का प्रत्यारोपण ही उसका फाइनल इलाज है, रिप्लेसमेंट है, और ऐसे में यहाँ ये सुविधा मौजूद है। आपका घुटना का पूरा प्रत्यारोपण हुआ, यानी पूरा घुटना बदला गया, जिसको टोटल नी रिप्लेसमेंट कहते हैं। बहुत तरह की भ्रांति है इसको लेकर के कि इस ऑपरेशन का सक्सेस नहीं है, लोग चल नहीं पाते हैं। अभी आपको कैसा लग रहा है पहले के दर्द में और अभी कितना है? जैसे 100 में पहले 100 दर्द था, तो अभी 100 में कितना दर्द है? अभी न कहने के बराबर में दर्द है, मतलब ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं, बोलो कुछ भी नहीं, दर्द है ही नहीं, कहे दर्द नहीं है आपको। अच्छा, और आप चल फिर पाते हैं बिना दर्द के? हाँ, आप चल रहे हैं। अब आप चल रहे हैं। ऑपरेशन के कितने दिन बाद आपको चला दिया गया था? 4 दिन के बाद। 4 ही दिन बाद चला दिया गया था। बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं डॉक्टर अभिषेक सराफ हुआ। मैं हड्डी रोग और रीढ़ की हड्डी का सुपर स्पेशलिस्ट सर्जन हुआ, और इसी दौरान अभी हम लोगों ने हाल फिलहाल में एक सर्जरी की जिसको हम लोग TKR कहते हैं, टोटल नी रिप्लेसमेंट, यानी घुटनों का प्रत्यारोपण। तो जब मैं यहाँ आया था आज से कुछ साल पहले, तब इस तरह की सर्जरीज बहुत अनकॉमन हुआ करती थी। बहुत कम लोगों को विश्वास था इस तरह की सर्जरियों पे। सब लोग को लगता था कि घुटना क्यों बदलवाना की जरूरत है, और कुछ हद तक मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि हर घुटने को बदलने की जरूरत नहीं होती है। 99% घुटने जो होते हैं उनको आप बिना बदले ठीक कर सकते हैं, और उसके लिए भी बहुत सारी सर्जरीज आ रखी हैं जिसको हम लोग बहुत कॉमनली करते हैं, और बहुत छोटी और मामूली सर्जरी होती है जिससे ज़्यादातर लोगों का काम हो जाता है। अभी भी मैं एक लेडीज़ का 2 से 3 दिन में करने वाला हूँ। वो घुटने का प्रत्यारोपण नहीं है, पर घुटने के प्रत्यारोपण से बचने के लिए, हालांकि उसका घुटना खराब है, लेकिन हर वो कोशिश करनी चाहिए पहले कि घुटने का प्रत्यारोपण करने की ज़रूरत या नौबत नहीं आ सके। तो उसकी भी एक छोटी सी सर्जरी हो रही है, एंड आई होप कि वो भी अच्छा करेगी। लेकिन जो पेशेंट मेरे पास आया था उसकी ये मजबूरी थी कि वो बिल्कुल भी चल नहीं पाता था, कई सालों से दर्द से परेशान था, और जब ये लेवल आ जाता है कि मरीज अपना कुछ भी काम करने में सामर्थ्य नहीं हो, और लेटे वक्त भी उसको घुटने में दर्द हो और घुटना पूरी तरह से खराब हो गया हो, तब एकमात्र ऑप्शन घुटने का प्रत्यारोपण रह जाता है, जिसको टोटल नी रिप्लेसमेंट कहा जाता है। समय के साथ घुटने के प्रत्यारोपण सर्जरी में भी काफ़ी बदलाव आए हैं, काफ़ी एडवांस हो गई है सर्जरी, और काफ़ी सक्सेसफुल हो गई है सर्जरी। लोगों में ये भ्रांतियां बहुत ज़्यादा है कि घुटने का प्रत्यारोपण सही नहीं होता है या सक्सेसफुल नहीं होता है, और इसका एक जीता जाता नमूना मैंने दिखाया अभी आपके चैनल के माध्यम से भी, कि कैसे जैसे पेशेंट आराम से चल रहा है, फिर रहा है। जो पेशेंट एक कदम नहीं चल पाता था वो आज आराम से, उसका कहना ये कि क्या मैं 3 किलोमीटर चल सकता हूँ, तो वो भी ऑपरेशन के 10 दिन बाद ऐसी बातें वो कर रहा है। तो इस तरह के ऑपरेशंस में हम लोग घुटने का प्रत्यारोपण करते हैं, और अच्छी जो भी कंपनी, विदेशी कंपनी का घुटना लगाते हैं, जिसको जैसे इसका हम लोगों ने डेप्यू सिंथेस का लगाया था, और मरीज को 2 से 3 दिन में ही चला देते हैं। और अच्छी बात यह है कि जो मरीज एकदम बेसहारा हो रखा रहता है, जिसको हर चीज़ों के लिए किसी न किसी सहारे की ज़रूरत रहती है, किसी न किसी के कंधे की ज़रूरत रहती है, ऐसे मरीज भी आराम से चल फिर पाते हैं। दोबारा एक्टिविटीज़ लेवल उनकी नॉर्मल हो जाती है, जीने की तमन्ना उनकी काफ़ी बढ़ जाती है, लाइफ में काफ़ी वो ऑप्टिमिस्टिक हो पाते हैं। और हम लोग का भी मकसद यही रहता है कि जब तक वो जीवित हैं, बिना किसी सहारा के रहें,
और काफ़ी सक्सेसफुल सर्जरी है और हम लोग काफ़ी कॉमनली भी कर रहे हैं। परसों भी एक का घटना का प्रत्यारोपण हो रहा है, जिसका एक साइड का मैंने पहले बदला था करीब आज से 1 से 1.5 साल पहले, और वो इतना खुश है कि अभी तक वो दूसरे घुटने से भी काम चला रहा था, पर वो बोल रहा है कि अब सर इसका भी बदल दीजिए क्योंकि मेरा पहले वाला जो घुटना बदले हैं उतना अच्छा ये घुटना नहीं है और इसमें दर्द रहता है, तो इसको भी आप बदल दीजिए। तो उसके लिए मैं परसों भी ये सर्जरी कर रहा हूँ। तो मिला जुला के ये मेरा कहना है कि ये एक सक्सेसफुल सर्जरी है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर कई जगह माल्यार्पण, उनके कृत्यों की याद और श्रद्धांजलि। संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जहां कार्यक्रम, जेपी चौक पर 22 मेहतर समाज संस्थान के द्वारा कार्यक्रम, बजरंग दल द्वारा गंगा सागर में कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में उनके आदर्शों पर चलने का प्रण। तो 64वां पुण्यतिथि बाबा भीमराव अंबेडकर जी को जेपी चौक प्रांगण में मनाया गया है। तो 22 मेहतर समाज संस्था के तत्वाधान में हर साल की तरह इस साल भी कोरोना वायरस को देखते हुए कम संख्या में लोग यहाँ कार्यक्रम को सफल किए हैं। उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि के रूप में वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 21 श्री मधुबाला सिन्हा जी उपस्थित थे, अध्यक्ष रामाशीष राम जी, जिनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। जनता पार्टी दरभंगा नगर की ओर से संविधान निर्माता, स्वतंत्रता सेनानी, भारत के प्रथम कानून मंत्री श्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 65वां पुण्यतिथि समारोह भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण बिहार में महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मना रही है। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे।